वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और एक से एक खतरनाक से खतरनाक सवाल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, जैसा कि हम हमेशा से आते रहे हैं। तो चलो बेटा, देर न करते हुए आज भी हम वैसे ही खतरनाक सवाल लेकर के आए हैं आपके सामने। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। ध्यान से चीज़ों को सिर्फ समझते जाना और वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो मैथ आपसे नहीं बनता है वो सब बनना शुरू हो जाए आज के बाद से, ठीक है बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चे, किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया, ये देख लीजिए, लंबाई है और ये परिमिति है ना। लंबाई और परिमिति, लंबाई दे रखा है सर 5 और परिमिति दे रखा है 16, यानी 5:16 का रेशियो है ना। तो आप एक चीज बताइए बच्चे, अगर पेरीमीटर दे रखा है अर्थात परिमिति दे रखा है तो हम वहां से यदि 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमको क्या मिलता है? लंबाई और चौड़ाई का योगफल। जरा देखो यहां ध्यान से, परिमिति बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 × L + B, ये तो होता है सर। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 16। इसको आप काट देंगे सर तो ये हो गया 8 और ये क्या निकल गया आपका? उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का योगफल, ठीक है। तो यहां से एक चीज की आप गांठ बांध लीजिएगा कि जैसे ही अगर पेरीमीटर अर्थात परिमिति दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? उस परिमिति को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। देखिए 2 से ही तो कटा है बेटा, ठीक है। तो 2 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, वो आपको क्या देगा? हमेशा लंबाई और चौड़ाई का योगफल, ठीक है। तो जरा सा बताइए, तो ये लंबाई है अब प्लस चौड़ाई, इसका योगफल कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 8। बताइए ना, हाँ या ना, ठीक है। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, जरा ध्यान से समझिए। कहता है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सर लंबाई तो हमको पता है कितना, 5 यूनिट, ठीक है। इसका अनुपात किसके साथ निकालना है हमको? चौड़ाई के साथ। तो अब बताओ मेरे बच्चे, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला करके 8 यूनिट है नहीं, और इसमें लंबाई अकेला 5 यूनिट है, तो जो बचा हुआ वैल्यू होगा यानी 3, वो किसका होगा? चौड़ाई का रहा होगा। तो 8 में से आप 5 घटा देंगे तो ये किसका निकल जाएगा? चौड़ाई का, ठीक है। यानी 5:3 यही हमारा इस सवाल का आंसर है। हाँ या ना गाइज, समझ पाए? बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे, इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भैया कि यदि a + b बराबर 7 तथा ab बराबर 6, तो हमसे पूछ दिया a³ + b³ की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इतना बराबर वाट कैसे निकालेंगे आप? अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाते हो ना बेटा, तो कई फॉर्मूले आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। हम जो आपको मेथड सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सिर्फ आप समझते जाइएगा। देखिए ये a + b का क्या है? योगफल है, जोड़ है ना बेटा। और ये a × b यानी a और b का गुणनफल है 6। तो आप ये जो गुणनफल है ना, इस 6 का वैसा 2 फैक्टर लीजिए जिसको कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो हम ऐसा फैक्टर लेते हैं। तो 6 का कैसा फैक्टर लें जो कि 7 आ जाए? एक तो फैक्टर होता है बेटा 2 × 3, 3 दूनी 6, नहीं है ना फैक्टर ये। तो क्या उसको जोड़ने पर सर 7 आता है? नहीं। तो ये हमारा 2 और 3 किसी काम का फैक्टर नहीं है, ठीक है। हमें वो फैक्टर चाहिए जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो बताओ बेटा, एक ही फैक्टर है, 6 का एक और फैक्टर होगा, 1 और 6 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब आप देखिए 1 और 6 को यदि आप जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब है
कि ये ए है और ये बी है, या आप इसको ए कहेंगे तो इसको आप बी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पर प्लस है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आइए जरा ध्यान से समझिए। अब ए की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 1। तो 1 का क्यूब कितना होगा बेटा, बोलो? 1 ही तो होगा। अब प्लस बी की जगह पर रख देंगे 6, यानी 6 का क्यूब। तो आप बताइए सर, 1 का क्यूब 1 ही हो तो होगा, घन, ठीक है। और 6 का क्यूब होता है मेरे बच्चे 216, ठीक है ना। 6 गुना 6, 6 का क्यूब का मतलब हुआ बेटा, इसको 3 बार लिखा है हमने, ठीक है। जितना पावर होता है ना उसको उतना बार गुना करके लिखा जाता है। तो 6 गुना 6, 6 6 के 36, और 36 गुना 6 की जगह कितना आएगा? 216। अब इसको आप बड़े प्यार से जोड़ दीजिए, 216 प्लस 1 कितना हो गया? 217। यही हमारे इस सवाल का आंसर है ना बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? बहुत सुंदर समझ रहे हैं आप बेटा। इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। फिर आपके एग्जाम में कोई सवाल मैथ का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहता है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, कितनी थी, है ना? ठीक बेटा, यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम अर्थात फिगर ड्रॉ कर देते हो तो फिर कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आपको फिगर बनाने नहीं आता, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे, ध्यान से समझिए। कहता है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी, आप बताइए सर पेड़ कहाँ होगा? जमीन पर। तो सबसे पहले आप एक जमीन बनाइए इस तरीके से, क्लियर है? बना दिया जमीन, तो ऐसे तो होता है बच्चे, समतल होता है, ठीक है। अब कहता है इस पर एक पेड़ लगा दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा नीचे करते बेटा, ऊपर कट जाएगा। ये हमने क्या किया बेटे, एक पेड़ बना दिया, क्लियर है। अब कहता है कि एक हवा का झोंका आया तो पेड़ कहाँ, हमने ये मान लिया बच्चे कि पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है। और ये जो टूटा हुआ भाग है ऐसे गिरा कि जमीन पर 30 डिग्री के कोण को छूती है ना। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों क्या है? सेम है। यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या है? सेम है, ठीक है, इक्वल है, क्योंकि यही तो हमारा टूटा हुआ भाग गिरा है, ठीक है। और कहता है टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, है ना। यानी ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर की दूरी पर जो है ये गिरा है, क्लियर है। तो पूछता है आपसे कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, अर्थात जो मूल पेड़ था पहले उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आप बताओ मेरे बेटे हमें, अच्छा ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, नहीं होता है? ये तो 90 डिग्री है। अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम आपको एक रेशियो देते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल यदि हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा तो यही सिर्फ 2 रेशियो और भी हैं तो उस पर वो टूटेगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल को करने के लिए जरा ध्यान से देखिए, ये 90 है सर, ये तो फिक्स है। ये 30 है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज 9 30 कितना होगा? 90 और 30 120, 120 तो ये कितना होगा? 60 होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो इसे 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर? ये 60 ही होगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। बात समझे? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हम आपको एक रेशियो दे रहे हैं, इसी रेशियो से हम इस सवाल को करेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका रेशियो होता है बच्चे 1:√3:2, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, इस रेशियो पर हम थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। यहां देखो, अगर 30 के सामने वाला वैल्यू, 30 के सामने वाली भुजा यदि 1 यूनिट है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा? इसका दुगना होगा। अगर मानिए ये 15 मीटर है तो 90 के सामने वाला भुजा कितना होगा? दुगना, यानी 30 मीटर। अगर ये 15 मीटर है तो 60 के सामने वाला क्या होगा? इसका √3 गुना, 1 का √3 गुना है तो ये तो √3 है, ये कितना होगा? 15√3। बात समझ रहे हो कि नहीं?
अगर 90 के सामने वाला 30 मीटर है तो 2 का वैल्यू 30 है, तो बोलो 1 का वैल्यू कितना होगा? इसका ठीक आधा है ये, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा सर? 15 डिग्री। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, इसी रेशियो पर ये सवाल एकदम बड़ी आसानी से बन जाएगा, कोई साइन 10 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आओ बेटा देखते हैं यहां पर। तो 60 के सामने वाला कितना है यूनिट? 15 यूनिट, 15 मीटर, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। 60 के सामने वाला कितना है? भुजा 15 मीटर। तो आप बताइए अपना 60 के सामने वाला कितना होता है? √3, यानी ये √3 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 15 को। बताइए कितने का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सर 5√3 का, है ना। 5√3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना होगा? 3, और गुना 5, तो 5 से कितना होगा? 15। अब बताइए हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है 90 के सामने वाला। 90 के सामने वाला भुजा नहीं, तो जो भुजा ये होगा वही क्या होगा? ऊपर वाला जो टूटा हुआ वैल्यू, जो टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो 90 के सामने वाला कितना हो जाएगा बेटा? इसमें भी आप 5√3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना होगा? 5 दूनी 10√3, यानी ये वाला भुजा हो गया सर हमारा, इसकी लंबाई 10√3, हाँ या ना? ठीक है। अब 30 के सामने वाला क्या होगा बेटा? इसमें भी हम 5√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 5√3 का मल्टीपल होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5√3, यानी इसकी जो लंबाई है ये कितना होगा? 5√3। कहाँ से कहाँ तक? इस पार्ट की लंबाई। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो हमसे पूछता है कि वो जो वृक्ष था वो उसकी लंबाई कितनी थी? तो बताइए ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? ये तो है नहीं, यानी अगर ये 10√3 है तो ये भी कितना होगा हमारा? 10√3। अरे बता दीजिए सर, यहां से लेके यहां तक होगा कि नहीं होगा? तो टोटल लंबाई बोले कितना हो गया? 10√3 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 5√3, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15√3। यही हमारा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। 15√3 मीटर, यही क्या थी हमारी वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई थी, या चाहे लंबाई थी, जो भी आप कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इस रेशियो को बच्चे एकदम से ध्यान रखना कि 30, 60, 90 के सामने का जो साइड्स होता है उसका रेशियो 1:√3:2 होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है। 1:√3:2। क्लियर है? तो यहीं से सारा चीज निकल के चला आएगा आपका, और ये सवाल बिना साइन कॉस के लगाए हुए या 10 लगाए हुए आप इसको विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो बेटा इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सर हमने बड़े प्यार से करवाया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोण के योग से कम है। जरा देखो ध्यान से, हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। ये फिगर हालांकि एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है। ए, ये बी और ये सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल क्या है बच्चे? सी है, ठीक है। बात समझे? तो कहता है कि इसका किसी त्रिभुज का एक कोण है ना, कोई भी एक कोण को आप उठाइए, और कहता है शेष 2 कोण के योग से कम है, ठीक है। तो हमने उठाया सर ए को, एंगल ए को पकड़ा, तो शेष 2 कोण क्या हो गया सर? एंगल बी और प्लस एंगल सी, इसके योग से ये क्या है बच्चे? कम है, ठीक है। ये क्या है? कम है। जरा ध्यान से देखो, अब यहां तो बच्चे ए है, यहां बी प्लस सी है। अगर हम दोनों तरफ ए को ऐड कर दें तो इधर ए बी सी मिल जाएगा आपको, इधर भी आपको ए को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए, यानी 2 कोण ए लेस देन ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यहाँ 180 डिग्री लिख दीजिए, ये कट गया बेटा 90। अब आप बताइए, कहता है कि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। छोटा का मतलब क्या होता है? न्यून, ठीक है। न्यून मतलब छोटा, ठीक है। तो 90 से छोटा होगा तो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अर्थात ये कौन सा कोण है बच्चे? न्यून कोण है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं बाबू रे? एक्यूट एंगल कहते हैं इसको। बात समझ पाए? ठीक है। तो एक्यूट एंगल कहिए या चाहे न्यून कोण कहिए, इंग्लिश में एक्यूट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको न्यून कोण। न्यून का मतलब छोटा होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा। अगर 90 डिग्री से बड़ा होता तो क्या होता?
अधिक कोण होता, ठीक है। और एग्जैक्ट 90 डिग्री होता तो क्या होता, समकोण होता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोलो बाबू समझे, सर हम आपको समझा पाए सर, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से समझिए। कहता है दो बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, अर्थात 2:3 के अनुपात में है। दो गो बेलन है सर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये है हमारा पहला बेलन, ये है हमारा दूसरा बेलन, क्लियर है। कहता है इसका जो आधार का त्रिज्याएं यानी रेडियस, ठीक है, त्रिज्याएं कितना है, 2:3 के अनुपात में है, ठीक है भैया। तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात यानी इसकी जो हाइट है बेटा वो है 5:3 यानी 5:3, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा सरकार, हमसे पूछा है इसका आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, आयतन पूछा है। आप बताइए सर बेलन का आयतन होता क्या है, तो आप कहेंगे सर बेलन का आयतन होता है πr² × h, है ना। अगर हम इस बेलन का आयतन निकालने जाएं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई, ठीक है। r का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 अगुना h यानी 5, क्लियर है बेटा। इसका यदि हम निकालने के लिए जाएंगे तब क्या लिखेंगे हम, जो भी ये भी होगा पाई, r का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और ये करेंगे गुना 3, क्लियर है। तो ये देखो पाई से पाई तो बच्चे कट गया, तो 5 चौका कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 9 × 27, यानी इसके जो आयतन का अनुपात है बच्चे वो क्या होगा 20:27। बोलो सर समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर आप। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बच्चे हमने आपको कराया बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से समझना बेटा। कहता है किसी धन का, क्वेश्चन नंबर 6 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से, ठीक है, किसी धन का यानी प्रिंसिपल व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। और रेट दे रखा है सर 8%, रेट दे रखा सर 8% और टाइम है सर 3 ईयर, टाइम क्या है सर 3 ईयर है। और कहता है इसका जो मिश्रधन यानी अमाउंट है, मिश्रधन है सर 868 रुपया, क्लियर है। ये हमारा सवाल है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है। आप बताओ मेरे बच्चे, अमाउंट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सर प्रिंसिपल प्लस SI यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। बोलो बेटा होता है ना, ठीक है। तो साधारण ब्याज कैसे पहले निकालेंगे, है ना। तो रेट है 8%, टाइम है 3 ईयर, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 8 × 24, ये तो हमारा SI निकल गया, ठीक है। अब कोई भी मूलधन कितना होता है बेटा 100%, ठीक है। तो इसमें यदि हम 24 में 100 जोड़ देंगे तो कितना होगा 124 होगा, ठीक है। तो 124% हमारा क्या हो गया अमाउंट, और सवाल में दे रखा है अमाउंट है कितना 868 है, ठीक है। अपना कितना है बेटा 124%, यानी हल करोगे 100 को नीचे आएगा और हल होगे 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो ये बेटा काट दीजिए इसको, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका प्रिंसिपल क्या हो गया सर 700। बात समझे, ये चीज़ को इस पर फोकस करना कि 124 हमने लाया कैसे है, ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो हम आपको यहाँ पर छोटा सा चीज़ को उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर, यदि हमने कहा सर टाइम 2 ईयर है और रेट है हमारा 5% और SI निकालिए और अमाउंट निकालिए, ठीक है। तो SI क्या होगा रेट इंटू टाइम, रेट और टाइम को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या देगा आपको SI देगा। तो 5 दूनी कितना हो गया 10%, ठीक है। और यदि इसी SI में आप 100 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 110%। बात समझे, ठीक है। अगर हम कहते हैं टाइम है 3 ईयर और रेट है 4%, ठीक है। रेट क्या है बेटे हमारा 4%, तो बताइए तो SI कितना होगा,
बताइए, तुरंत बताइए। 4 गुना 3 यानी 12%। तो अमाउंट कितना होगा, इसमें सिर्फ 100 जोड़ देंगे तो कितना होगा 112%। बात समझ रहे हो बेटा। यदि हम कहते हैं बेटा टाइम है आपका 5 ईयर, ठीक है, और रेट है आपका 3%, तो बताइए सर ब्याज कितना परसेंट होगा, एसआई कितना परसेंट होगा। तो 5 गुना 3 कितना लिखेंगे आप, 15%, ठीक है, और अमाउंट इसको 15 में से सिर्फ 100 जोड़ देना है आपको, तो 115%। बात को समझें। अगर हम कहते हैं रेट है, टाइम है 3 ईयर और रेट है 8%, बोलो कितना होगा इसका ब्याज, 8 तिया 24 यानी 24%। अमाउंट कितना होगा, इसमें सिर्फ 100 जोड़ देंगे, ये कितना होगा 124%। बात समझे। तो यही 124% कहाँ लिखे हैं हम, यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज कहाँ है, तो परसेंट को सॉल्व किया बेटा तभी तो 100 गया ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से बच्चे चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए आसान करते जाएंगे हम। बस सिर्फ आप वीडियो को सर बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा देखिए, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो सर मर्जी है आपकी, ना देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गाइस, पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ मिले, ठीक है। लागत मूल्य पर बेचने पर, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई भी दूध आपको जितने में खरीदा यानी लागत मूल्य पर उतने में ही दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके मुंह से निकल जाता है क्या कि हमको 16.2/3% का लाभ हुआ। तो आप बताओ मेरे बच्चे, अगर वो वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और कहता है कि नहीं हमको लाभ हो गया, इसका मतलब है घोटाला किया है उसने, नहीं किया है। दूध में क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया है, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ, नहीं। तो यहां से क्या सीखा आपने कि जितना पानी मिलाया है उतना उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। जितना उसने पानी मिलाया है उतना क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, नहीं। या आप उल्टे शब्द में कह सकते हैं इसको कि जितने का प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ उतना उसने क्या मिलाया, पानी मिलाया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। बस यही फंडा है और सवाल एकदम एक लाइन में बन जाएगा आपका, ध्यान से समझिए। कहता है लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ होता है। 16.2/3% का फ्रैक्शन मेरा बच्चा बताएगा, तुरंत बताएगा, ठीक है, 1/6 होता है। नहीं, जो बच्चा ये नहीं समझ पाया, आज ही ये वीडियो को देख रहे हो, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप परसेंटेज का वीडियो जा करके देखिए, है ना। वहाँ पर हमने बड़े अच्छे से समझा रखा है यूट्यूब पर। आप वहाँ जाएंगे, सर्च करेंगे परसेंटेज बाय संतोष सर, ठीक है, या आरबीआई मैथ्स या आरबीआई मैथ्स बाय संतोष सर, तीनों में से कोई भी सर्च करोगे आपको डायरेक्ट परसेंटेज दिखाएगा। और वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से बेटा पढ़ाया है हमने, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जाना चाहते हो तो देख लीजिए कैसे आता है भाई, कोई बड़ा बात है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। आप देखो पूर्णांक को तोड़ने के लिए आता है आपको, 3 गुना 16 करोगे, 16 तिया 48 प्लस 2, ठीक है। पूर्णांक तो ऐसे तो टूटता है सर। 16 तिया 48 और 2 कितना हुआ 50, अब बटे में कितना है 3, अब प्रतिशत को हटाओगे तो बटा में क्या लिखोगे 100, ये कट जाएगा 50 दूनी 100, ये 1/6, हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना बेटा, ये हमारा होता है मूल चीज, है ना, यानी ओरिजिनल चीज होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल बताइए इसमें क्या था, दूध था, नहीं। तो यानी ये क्या हो गया हमारा दूध की मात्रा, क्लियर है। और ये क्या है, लाभ बोल रहा है ना, यानी ये प्लस क्या है, लाभ है। अभी आपको बताया था कि जो लाभ है उतना ही क्या मिलाया है उसने, पानी मिलाया है, यानी यही क्या है बेटा, पानी है, हाँ या ना। तो हमसे क्या पूछ दिया है, पानी के साथ दूध किस अनुपात में मिलाया है। तो पानी कितना है सर 1, नहीं, और दूध कितना है 6, यानी 1:6। यही क्या है हमारा इस सवाल का आंसर है। बात समझे, यानी पानी और दूध का जो रेशियो है वो क्या है 1:6 के रेशियो में है। यही हमसे सवाल डिमांड कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 7 था सर।
अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। कहता है एक बस पटना से भागलपुर, ठीक है, कहाँ से कहाँ बेटा, पटना से भागलपुर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है ना, और उसी रास्ते से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस चली आती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या हुआ सर, ये वापस चली आई, ठीक है। कहता है यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लिया, ये बेटा 1 घंटा क्या है, अधिक समय लिया है, प्लस का मतलब होता है अधिक, क्लियर है। तो कहता है पटना से भागलपुर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा चीज है, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि दूरी समान है, यदि दूरी क्या है बेटा, समान है, तो आप लगा देना यहां, देखो यार, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर मल्टीप्लाई कर देना यहां समय अंतराल से, समय अंतराल से, ये आपको देगा डायरेक्ट दूरी देगा। बात समझ रहे हो, लेकिन ऐसा करना कब, जब दूरी क्या हो, समान हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि क्या सर यहां पर डिस्टेंस सेम है, दूरी सेम है। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है बस गई कहां, पटना से भागलपुर, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आई, ठीक है। तो बताइए सर डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस सेम होगा ना बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, दूरी सेम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पट से लगा देंगे। चालों का गुणनफल देखो तो एकदम चुटकी में सवाल, 50 गुना 40, इसका अंतर कितना है बेटा, 50 में 40 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा 10, और समय का अंतराल कितना है, 1 घंटा है। बात समझ गए, बस इसको काट दीजिए आप, कितना हो गया, 5 चौक 20 और 1 जीरो ये बगल वाला है, इसको आराम से लिख दीजिए, यानी 200 किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, पटना से भागलपुर के बीच। बात समझे सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर सीता और गीता की आय का अनुपात 3:4 है। ये सर सीता है और ये गीता है, ठीक है। इसकी जो इनकम है यानी आय का अनुपात है मेरे बच्चे 3:4 यानी 3:4 है, क्लियर है। कहता है और इनके व्यय का, व्यय यानी खर्चा यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है बेटे, ये दे रखा है हमारा 2:3, 2:3, ठीक है। और कहता है यदि इनमें से प्रत्येक 600 रुपये की बचत किया, यानी सेविंग, बचत कितना किया बेटा, प्रत्येक ने 600 रुपये की बचत किया, क्लियर है, ठीक है। बात समझ पाए, इतनी सी बात आपको समझ में आया। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यानी कोना कोनी गुना। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा कि जिसकी वैल्यू पूछे उसका रेशियो हम हमेशा कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इतनी सी बात को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आइए देखिए हमसे क्या पूछा है, सीता की आय ज्ञात कीजिए। आय पूछ रहा है, इसका मतलब आय का रेशियो कहां कहां होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, उसके बाद दूसरा रेशियो आप लिख दें, क्लियर है। तो ये हमारा सेट है डेटा, क्लियर है। आइए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है बच्चे, ध्यान से समझना। 3 गुना 3 कोना कोनी गुना कीजिए, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, क्रॉस प्रोडक्ट गुना क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका अंतर निकालिए। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1, हाँ या ना, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, इसका क्रॉस इससे करेंगे, इसका क्रॉस इससे करेंगे, कोई दिक्कत है। तो 6 दूनी 1200 नहीं, और 6 तिया 1800, तो 1800 में 1200 घट जाएगा सर, तो कितना बचेगा बोलिए ना, हैं 1200 में 1800 तो 600। क्या कोई दिक्कत है, बात समझे। तो एक रिप्रेजेंट करेगा 600 को, यानी 600 का मल्टीपल है सर। हमसे पूछा है यहाँ से सीता की आय, तो सीता की आय कितनी है, 3, तो इसी 3 यूनिट का हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो 3 में भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर, 600 का, यानी 6 तिया 1800,
ठीक है, ये सर इनकम है किसकी, सीता की। अगर हमसे गीता का पूछता तो 6 चौके 2400 होता। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सर था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इस चीज को एकदम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल जैसे ही आएंगे हम इसको सटाक क्रॉस प्रोडक्ट से तुरंत सॉल्व कर देंगे और विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। मैथ में बेटा टाइम कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे हम आपको एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हम आपको तरीके वैसे समझा रहे हैं कि ताकि आपका जैसे इस पैटर्न का सवाल आएगा सिर्फ आप टाइपें याद रखना, ठीक है। जैसे ही दिखा एकदम पटापट क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ और उसका आंसर पाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा 134 का पावर है सर 202 प्लस 134 का पावर है सर 203। हमसे यहां से पूछा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना। इकाई अंक ये भी बच्चे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। आप वहाँ नंबर सिस्टम बाय संतोष सर खोजिएगा तो वो सर आपको वीडियो मिल जाएगा। सारा पैटर्न हमने इसका समझा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर यहाँ पे समझिए इस सवाल को कैसे हम करेंगे। अगर इकाई का अंक 4 है, इकाई अंक किसको कहते हैं बेटा, लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर इकाई का अंक 4 है तो आप देखिए इसका पावर क्या है, ठीक है। तो पावर क्या है बेटा, ये 202 सम संख्या है या विषम संख्या, तो सम संख्या है। नहीं तो सबसे छोटा सम संख्या रख करके चेक कर लीजिए आप, यानी सबसे छोटा कितना होगा, 4 का पावर 2, यानी 4 का पावर 2 कितना होगा, 16, और 16 का इकाई अंक कितना होगा सर, 6 होगा। नहीं समझे इसको, यहाँ देखिए अगर इकाई अंक 4 है तो आप पावर को चेक कीजिए कि वो सम है या विषम। अगर सम संख्या है तो पावर को छोटका सम बना दीजिए, और अगर विषम संख्या है तो पावर को छोटका विषम बना दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो बताइए सर पावर क्या है हमारा, 202, यानी सम संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है। प्लस इकाई अंक वही 4 है सर, ठीक है। अब बताइए ये संख्या क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या समझते हो ना भैया, ठीक है। सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, और जिसमें ना लगेगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा, क्लियर है। तो बताइए सर ये विषम संख्या, तो सबसे छोटका विषम संख्या क्या होता है, 1, तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए सर। 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक देखिए 16 है, इकाई का अंक कितना होगा, 6, प्लस 4 का पावर 1, 4, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 10। इसका इकाई अंक क्या होता है, लास्ट डिजिट ना, यही है हमारा इकाई अंक। क्या बेटा, ये हमारा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 0, यानी 0 हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है। हाँ ना, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए, बहुत सुंदर। तो यहाँ तक बेटा हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया, बड़े प्यार से इससे सब 10 क्वेश्चन करवाया आज हमने आपको, ठीक है। तो यहीं पर सर क्लास आज हम समाप्त करते हैं। यहाँ तक सर आपने वीडियो देखा उसके लिए सर आपको थैंक्स, ठीक है। कल हम फिर से अलग टाइप के सवाल लेकर के आएंगे आपके सामने, और बहुत ही एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लेकर के आएंगे बेटा, ठीक है। और उस सवाल का हम धुआं उड़ा देंगे, ठीक। चलिए सर आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।